लिन मिंग द्वारा झांग गुआन्यू को अपंग करने की खबर तेजी से पूरे स्काई फॉर्चून सिटी में फैल गई। इससे पहले झांग गुआन्यू एक मार्शल आर्टिस्ट था, जिसकी प्रतिभा पूरे स्काई फॉर्चून किंगडम में केवल किन जिंगसुआन से कम थी। वह बस स्वर्ग का एक पसंदीदा बच्चा था। अब एक ही रात में वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। ये तो हैरान करने वाली बात थी। इसके अलावा जब लिन मिंग ने झांग गुआन्यू को अपंग कर दिया था, तो यह ओयांग दिहुआ की उपस्थिति में था। ओयांग दिहुआ, जिसकी खेती पहले से ही पल्स कंडेंसेशन अवधि में थी, व्यक्तिगत रूप से स्थानांतरित हो गया था, लेकिन वह अभी भी लिन मिंग को रोकने में सक्षम नहीं था। बाद में जब लिन मिंग ने ओयांग दिहुआ का सामना किया, तो उसकी दमनकारी आभा ने उसे एक छोटा कदम भी पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं किया। यदि 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस मास्टर का समय पर आगमन नहीं होता, तो उस रात का कोई अंत नहीं होता। घटनाओं की इस श्रृंखला के कारण लिन मिंग की सार्वजनिक छवि अचानक निर्णायक और क्रूर हो गई। महज 2.5 महीने में ही उन्होंने झांग गुआन्यू को हरा दिया था। अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया था कि लिन मिंग भविष्य में लिंग सेन और ताकू से आगे निकल जाएगी। वह केवल 15 वर्ष का था। उनकी भविष्य की उपलब्धियों की केवल कल्पना ही की जा सकती है। यदि इतना क्रूर व्यक्ति भी इतना ही निर्दयी होता। ये सोचकर हर कोई अपने मन में एक विचार उपजे बिना नहीं रह सका। वे लिन मिंग को कतई उकसा नहीं सकते थे। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस, स्काईरेज माउंटेन। यह ज्वालामुखी झो पर्वत से 700 मील पश्चिम में स्थित था। यह स्काई फॉर्चून किंगडम का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी समूह था। यदि कोई गड्ढों के चारों ओर घूमता है, तो मोटी व्यापक सल्फ्यूरिक गैस उसकी नाक को दबा देगी। पैरों के नीचे इन गर्म चट्टानों का उपयोग अंडे तलने के लिए किया जा सकता है, और बहते लावा की नदियों में गहरे लाल मैग्मा के बुलबुले और पिघले हुए लोहे के टुकड़े तैरते हुए देखे जा सकते हैं। भले ही जमीन पर कोई समस्या न हो, फिर भी कोई जल्दबाजी में उस पर कदम नहीं रख सकता, क्योंकि जमीन ठंडे मैग्मा का एक खोल हो सकती है। अगर कोई पैर उस पर पड़ता है,
तो ठंडे मैग्मा की उस परत को कुचलना संभव है और लावा बाहर निकलेगा और जो भी वहां खड़ा होगा उसे तुरंत निगल जाएगा। ये 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस की 7 प्रमुख हत्या सरणी लावा गुफा की अग्नि सरणी थी। मिशनरी के माध्यम से पहुंचे, उन्हें तुरंत एक प्रचंड गर्मी की लहर महसूस हुई। नीचे की चट्टानें गार्नेट क्रिस्टल की तरह लाल थीं। एक सामान्य व्यक्ति एक पैर भी नीचे रखने में सक्षम नहीं होगा। अच्छी लावा गुफा। लिन मिंग की अत्यधिक प्रशंसा की गई। लावा गुफा और बर्फीला तालाब झरना बिल्कुल उनके नाम की तरह थे। एक अत्यंत गर्म था, दूसरा अत्यधिक ठंडा था। दोनों का कार्य एक जैसा था, लेकिन थोड़ा अलग था। बर्फीले तालाब का झरना शरीर को तरोताजा करने पर केंद्रित है। एक मार्शल कलाकार ठंड का विरोध करेगा और असली सार पूरी तरह से त्वचा, मांस और रक्त के हर इंच में प्रवेश करेगा। लेकिन लावा गुफा ने सच्चे सार को संयमित किया। कई कारणों से जब एक मार्शल कलाकार मार्शल आर्ट की खेती करता है, तो उनके वास्तविक सार में हमेशा कुछ अशुद्धियां होती हैं और वह शुद्ध नहीं होती हैं। लावा गुफा का कार्य एक मार्शल कलाकार को चिलचिलाती गर्मी का विरोध करने के लिए अपने वास्तविक सार का उपयोग करने के लिए मजबूर करना था, और जलती हुई गर्मी वास्तविक सार के भीतर की अशुद्धियों को दूर कर देती थी। लिन मिंग ने जो विकसित किया वह अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन था। उसके भीतर का सच्चा सार पहले से ही गाढ़ा और अत्यंत शुद्ध था, इसलिए उसे लावा गुफा में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। हालांकि लिन मिंग ने क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो गोली और गोल्डन स्नैक स्कारलेट गोली खा ली थी। इन 2 गोलियों ने सीधे तौर पर उनकी खेती को बढ़ा दिया था और एक अवधि के लिए उनकी खेती की दर को और भी बढ़ा दिया था। लेकिन उन्होंने अभी भी लिन मिंग के असली सार में कुछ अशुद्धियां और गोली विषाक्त पदार्थ छोड़े थे। साधना के इन हाल के दिनों में लिन मिंग लगातार अपने शरीर से इन अशुद्धियों को परिष्कृत कर रहे थे, लेकिन हमेशा कुछ पीछे रह जाते थे और उन्हें पूरी तरह से हटाया नहीं गया था। लेने की जरूरत थी, तो उसे यह सुनिश्चित करना था कि उसके शरीर के भीतर का असली सार जितना संभव हो उतना शुद्ध था। अन्यथा अशुद्धियां जमा हो जाएंगी और उन्हें खत्म करना और भी अधिक कठिन हो जाएगा। जूनियर अप्रेंटिस भाई लिन, आप आए। लावा गुफा के लिए जिम्मेदार डीकन वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ने हंसते हुए कहा। लावा गुफा की रखवाली करना एक कठिन काम था। हालांकि उन्हें प्रचंड गर्मी की लहरों का डर नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे पूरे दिन स्टीम में रहना पसंद करते थे। कठिनाई का 11वां स्तर, 2 घंटे। धन्यवाद वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। चूंकि यह पहली बार था जब लिन मिंग लावा गुफा में आए थे,
उन्होंने अपनी क्षमताओं के अनुसार एक कठिनाई चुनने की योजना बनाई। जहां तक कठिनाई के 12वें स्तर की बात है, वह एक ऐसी सेटिंग थी जिसमें लिंग सेन भी टिक नहीं सकता था, इसलिए उसे अभी तक इसे आजमाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ठीक है। डीकन को विश्वास नहीं था कि कठिनाई के 11वें स्तर में लिन मिंग को कोई कठिनाई होगी। 7 प्रमुख मारण व्यूहों में व्यूह रचना आमतौर पर भीतर की प्राकृतिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए वहां रखी जाती थी। उदाहरण के लिए, बर्फीले तालाब झरने में सरणी निर्माण से झरने की शक्ति अधिक मजबूत हो जाएगी और बर्फीला तालाब ठंडा हो जाएगा। हिंसक पवन सुरंग में अधिक हिंसक हवा और सभी प्रकार के विभिन्न भंवर और अशांत बवंडर होंगे। लेकिन लावा गुफा इसका अपवाद थी। सरणी निर्माण की मुख्य भूमिका वास्तव में प्राकृतिक बल को कमजोर करना था, ताकि लावा का तापमान गिर जाए। साधारण लावा का तापमान उबलते पानी से कम 10 गुना अधिक गर्म था, और स्काईरेज माउंटेन का लावा उससे भी अधिक गर्म था। क्योंकि स्काईरेज माउंटेन भी डार्क स्टील का उत्पादन करता था, लावा डार्क स्टील अयस्क के साथ मिल गया था। इसका तापमान अधिक था। यह उबलते पानी से लगभग 20 गुना अधिक गर्म था। मात्र बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन मार्शल आर्टिस्ट का तो जिक्र ही नहीं, लेकिन अगर हॉटेन क्षेत्र का कोई मार्शल आर्टिस्ट भी इसमें कूद जाए तो उनकी हड्डियां कुरकुरी हो जाएंगी। लिन मिंग ने कठिनाई का 11वां स्तर चुना था। लावा का तापमान उबलते पानी से 8 गुना अधिक गर्म था। फिर भी ये तापमान पहले से ही कई अलग अलग धातुओं को पिघला सकता है। तभी तुरंत ही वह कठिनाई के 11वें स्तर पर लावा गुफा के अंदर पहुंचे। लिन मिंग ने अपने सारे कपड़े उतार दिए। यदि वह अपने कपड़ों के साथ लावा तालाब में कदम रखता तो वे सभी तुरंत जलकर राख हो जाते। स्वाभाविक रूप से इसके लिए उन्हें नग्न होना पड़ा। वह नंगे पांव तपती गर्म चट्टानों पर लावा तालाब की ओर चल पड़ा। लाल गर्म लावा बिल्कुल उबलते पिघले लोहे की तरह था, और ये लिन मिंग के चेहरे पर परिलक्षित होता था, जिससे वह टमाटर जैसा दिखता था। कभी कभी लावा से एक बड़ा बुलबुला निकलता था, फूटता था और गर्म और जहरीली गैसों का छिड़काव करता था, जिससे धीमी आवाज निकलती थी। लावा के इस कुंड में कूदने के लिए बड़े साहस और दृढ़ हृदय की आवश्यकता थी। एक मार्शल आर्टिस्ट जिसका दिमाग दृढ़ नहीं था, वह लावा गुफा के भीतर खेती करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। लिन मिंग ने अपने वास्तविक सार को सीमा तक घुमाया, गहरी सांस ली और लावा तालाब में कूद गए। छप छप। लिन मिंग के पैर अभी अभी लावा में गिरे थे, हालांकि उसका शरीर बहुत धीमी गति से डूब रहा था। लावा की बनावट असामान्य रूप से चिपचिपी थी। यदि एक मार्शल कलाकार पर्याप्त तेज होता तो वे लावा के ऊपर भी दौड़ने में सक्षम हो सकते थे। इतना गर्म। लिन मिंग को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके पैर धधकते ब्रेजियर में चले गए हों। यद्यपि वह अपने वास्तविक सार से सुरक्षित था, जलता हुआ दर्द ऐसा था जैसे कोई धधकता हुआ चाकू उसे काट रहा हो, लगभग असहनीय। लावा का प्रतिरोध कम होने लगा। गहरी सांस लेते हुए लिन मिंग का पूरा शरीर तुरंत उग्र लावा तालाब में गिर गया। लावा की दुनिया में हर जगह झुलसा देने वाली गर्म चमकती लाल रोशनी थी। दृश्यता शून्य थी। लिन मिंग अपने हाथ भी नहीं देख सका। उसने अपने वास्तविक सार को एक प्रकार के वास्तविक सार वाले कपड़ों में बदल दिया, जो उसके शरीर को ढकता था। हालांकि इसके बावजूद लिन मिंग को अभी भी जलती हुई सुइयों की तरह दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि गर्मी का प्रवाह उसके वास्तविक सार कपड़ों के माध्यम से यात्रा कर रहा था। बर्फीले तालाब झरने में एक बार जब एक मार्शल कलाकार शारीरिक रूप से बर्फीले ठंडे पानी से संपर्क करता था, तो वे ठंडी ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश करने और अपने अंगों, रक्त और त्वचा को खराब करने के लिए निर्देशित कर सकते थे। लेकिन लावा गुफा में चाहे कितना भी भयंकर मार्शल आर्टिस्ट क्यों न हो, वे इतने मूर्ख नहीं थे कि अपने शरीर को सीधे गर्म लावा को छूने दें। लावा के अंदर जहरीली गर्मी भी थी। यदि कोई इस धुएं के कुछ कौर अपने मुंह में ले लेता तो संभव था कि वह तुरंत मर जाता।
इसलिए किसी को सच्चे सार वाले कपड़े पहनने थे और खुद को लावा से अलग करना था। फिर सावधानीपूर्वक वे धीरे धीरे लावा की आग को अपने शरीर में प्रवेश कराएंगे और अपने वास्तविक सार में मौजूद अशुद्धियों को जला देंगे। ये खेती का एक असाधारण खतरनाक तरीका था। यदि किसी के पास खेती का पर्याप्त स्तर नहीं है और वह इसमें कूद जाता है, तो वह आसानी से अपने शिरोबिंदु को जला सकता है और अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है। भले ही किसी के पास खेती का पर्याप्त उच्च स्तर हो, आग के साथ सच्चे सार को तड़का लगाने के लंबे समय तक उपयोग के बाद छिपी हुई चोटों को छोड़ना आसान था। इन कारणों से 7 प्रमुख हत्या सरणी में से लावा गुफा सबसे अकेली थी। किसी को अपॉइंटमेंट लेने की भी आवश्यकता नहीं थी। उन्हें बस आना था और क्षण भर के लिए पद पाने की प्रतीक्षा करनी थी। ची 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 ची। लिन मिंग गर्म धधकते लावा के खिलाफ जलने वाले सच्चे सार की आवाज भी सुन सकता था, लेकिन लिन मिंग को लावा की आग को अपने शरीर में डालने की जल्दी थी। उन्होंने ध्यान में अपनी आंखें बंद कर ली और आधे घंटे के लिए अपनी मानसिक स्थिति को समायोजित कर लिया। उसने अपने दिमाग को पूरी तरह से आराम करने दिया और अपने शरीर में लावा की आग डालने से पहले एक गहरी ईथर अवस्था में प्रवेश कर गया। जैसे ही एक छोटी सी लौ लिन मिंग के शरीर में प्रवेश की, यह एक भयंकर क्रिम्सन आग बाल ड्रैगन की तरह थी जो बाएं और दाएं भागने की कोशिश कर रही थी। हालांकि लिन मिंग का असली सार अतुलनीय रूप से मोटा था और चाहे वह कहीं भी पहुंचे, वह कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। लिन मिंग ने तुरंत लावा आग की तीव्रता को वश में कर लिया और यह आज्ञाकारी रूप से उसके शरीर में मेरिडियन के माध्यम से प्रसारित हुआ, जिससे अशुद्धियां जल गईं। लावा की आग ने न केवल अशुद्धियों को जला दिया, बल्कि इसने शुद्ध सच्चे सार को भी जला दिया। हालांकि सच्चा सार जल्दी से पुनर्जीवित होने में सक्षम था और संचित अशुद्धियां नहीं हो सकीं। लिन मिंग ने अपने शरीर में एक के बाद एक लावा अग्नि प्रविष्ट की। धीरे धीरे लिन मिंग के शरीर के अंदर दर्जनों आग के निशान थे। एक छोटी सी लौ का अधिक महत्व नहीं था, हालांकि वहां बहुत सारी ज्वालाएं दौड़ रही थीं। भले ही लिन मिंग का असली सार इतना गाढ़ा और शुद्ध था, फिर भी उसे लगा कि इसे नियंत्रित करना मुश्किल था। उसका चेहरा बहुत लाल था और उसके माथे की नीली नसें उस तीव्र दबाव से उभरी हुई थी जो वह महसूस कर रहा था। वह लगातार पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें निकाल रहा था, लेकिन जैसे ही ये मोती तेज गर्मी से मिले, गिरने से पहले ही वे तुरंत वाष्पित हो गए। वास्तविक सार कपड़ों के शोष के कारण लिन मिंग के बाल गर्मी से झुलस गए थे। हल्के स्पर्श से वह टूट गया। लिन मिंग ने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक असली सार पत्थर निकाला और उसे अपने हाथों में रख दिया। उसने असली सार पत्थर से असली सार को अवशोषित करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपने दांतों को एक साथ पीस लिया और ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला को जबरदस्ती घुमाया। ऐसी कठिन स्थिति में लिन मिंग के शरीर की अशुद्धियां बहुत धीमी गति से पिघलने लगीं। बार बार अशुद्धियां कम होती गईं और सच्चे सार वाले पत्थर एक के बाद एक पूरी तरह से उपयोग में आ गए। आधे घंटे में उसने एक शुद्ध असली सार पत्थर का उपयोग किया था। पैसे फूंकने का इस तरह का अत्यधिक तरीका कुछ ऐसा था जो बड़े कुलीन परिवारों के कनिष्ठ भी नहीं कर सकते थे। एक शुद्ध सच्चे सार वाले पत्थर की कीमत 1000 सोने के टन थी। इसे आधा खजाना माना जा सकता है। उसके शरीर में लावा की आग और अधिक भड़कने लगी। लिन मिंग के शरीर में अनगिनत छोटी इकाइयां आग की बेचैन करने वाली तरंगों को दबाते हुए एक ही आवृत्ति पर सांस लेने लगीं। लेकिन फिर भी लिन मिंग के लिए इसे जारी रखना अधिक कठिन हो रहा था। इस समय लिन मिंग अस्थायी रूप से लावा तालाब छोड़ने पर विचार कर रहे थे। अन्यथा यदि वह और देर तक नीचे रहता, तो यह संभव था कि वह अपने शिरोबिंदु को नुकसान पहुंचाता या यहां तक कि जलकर मर जाता। अब अगर उसने लावा तालाब को बीच में ही छोड़ दिया, तो जलने वाली अशुद्धियों की मात्रा वास्तव में बहुत कम हो जाएगी। लिन मिंग अपनी झिझक से संघर्ष कर रहा था। जब इस समय
अग्नि लावा का एक टुकड़ा लिन मिंग के हृदय के पास महाधमनी में फूट गया। ये तो बुरा हुआ। लिन मिंग हैरान थी। हृदय रक्त का केंद्र था। यदि यह क्षतिग्रस्त हो जाता तो उसे जीवन घातक चोट लग सकती थी। उसने लौ को रोकने के लिए सच्चे सार को हिलाना शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रचंड लावा आग वेंट्रिकल के माध्यम से टूट गई और चारों ओर फैल गई, जैसे कि यह लिन मिंग के दिल में छेद बनाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन इस समय लिन मिंग के हृदय में सोया हुआ विधर्मी ईश्वर बीज अचानक फूट पड़ा। अत्यधिक संपीड़ित, भयंकर और क्रूर सच्चे सार की एक लहर ने तुरंत लावा की आग के उस झोंके को घेर लिया। हल्की फुल्की ध्वनि के साथ लावा की आग का वह झोंका सीधे विधर्मी देव बीज द्वारा भस्म कर दिया गया था। लिन मिंग का दिमाग एक पल के लिए शून्य हो गया। विधर्मी ईश्वरीय बीज वास्तव में लावा की आग को भस्म कर सकता है। लिन मिंग ने अपनी आत्मिक शक्ति से जांच की और ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह गई कि लावा आग पहले से ही पूरी तरह से विधर्मी ईश्वर बीज में एकीकृत हो चुकी थी और विधर्मी ईश्वर बीज का एक हिस्सा बन गई थी।